हेलो ग्रोक्रेजियन। तो आज हम अपने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इससे पहले पार्ट वन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो पार्ट वन में हमने ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि सिल्क रूट क्या था, किस तरीके से वो आगे मूव किया। सिल्क रूट में लैंड रूट और मैरीटाइम दोनों रूट इंटरकनेक्टिविटी देखने को मिली, और बाद में जाके फिर उससे बहुत सारे फूड आइटम्स मूव किए, बहुत सारे अदर चीज़ें मूव की, और एक प्रकार से कल्चर क्या होना चालू हो गया, फ्यूज होना चालू हो गया। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक पे, द नाइनटीन्थ सेंचुरी। किसके बारे में बात करेंगे? द 19th सेंचुरी, जिसमें हम ईयर कंसीडर करेंगे 1815 से 1940। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस दौरान ग्लोबलाइजेशन एक अलग लेवल पे मूव कर चुका था। ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिस्ट ने तीन तरीके से मूवमेंट को बताया। वो तीन मूवमेंट थे: फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ गुड्स। ये तीन तरीके से मूवमेंट देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, इस दौरान जब बहुत सारे देश यूरोपियन पावर्स की कॉलोनी बन चुके थे, तो वहां से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। उसके बदले में कैपिटल मूव होता था, और लेबर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और रिस्पॉन्स में एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव कर रहा है? कैपिटल मूव करता था। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से शेप होना चालू हो गई थी। अब इस दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, दैट वाज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या? जब किसी भी देश में रैपिड पेस में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होना चालू हो जाए, और यहाँ पे हम मेनली यूरोपियन नेशन कंटेस्ट में बात कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारे गांव में रह रहे लोग कहाँ मूव करना चालू कर गए? अर्बन सेंटर्स की तरफ। रूरल लोग कहाँ मूव कर गए? अर्बन सेंटर्स की तरफ, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो काम गांव में होता था, सपोज करिए पहले एक मर्चेंट जो था वो इंडस्ट्रीज में काम नहीं कराता था, उसको कपड़े वगैरह बनवाने हैं, तो वो क्या करता था? गांव वगैरह में कपड़े ले जाता था, और गांव के लोग जब उनका फ्री टाइम रहता था उस टाइम कपड़े बना के शहर में पहुंचाते थे। लेकिन अब क्या एस्टेब्लिश होना चालू हो गई है? इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होना चालू हो गई। तो क्या गांव में काम पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। और जब गांव में काम नहीं पहुंच रहा है, तो यहां के लोग कहां मूव करेंगे? इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरफ मूव करेंगे। इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो ये थी कि इस कारण से अर्बन सेंटर्स में फूड शॉर्टेज देखने को मिला। फूड शॉर्टेज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रूरल एरियाज में जो लोग काम कर रहे थे वो कहाँ पहुंच गए? अर्बन सेंटर्स में पहुंच गए, और वो लोग फूड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से वहां पे रूरल एरिया, अर्बन एरियाज में फूड शॉर्टेज देखने को मिला, और प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स क्या हो गई? हाई हो गई। सिंपल सा कंसेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इंक्रीज हो गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी प्राइसेस क्या हो गई? बढ़ गई। किस चीज की? फूड ग्रेन्स की। ठीक है, और यहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने, बड़े बड़े फार्मर्स ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि यू विल नॉट इंपोर्ट कॉर्न, और इसी कारण से गवर्नमेंट ने उनके प्रेशर में आके क्या इंपोज कर दिया? ब्रिटेन में क्या इंपोज कर दिया? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ ये कहता था कि हम बाहर से फूड ग्रेन या कॉर्न को इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कॉर्न की डिमांड है, इस पे बड़े लैंड ओनर्स ने ये कह दिया था कि हम इस डिमांड को पूरा कर देंगे, आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करिए ताकि हमें फ़ायदा हो जाए। और ऐसा इन्होंने और भी बहुत सारे रीज़न से किया, और इस कारण से कॉर्न लॉ लाया गया। लेकिन कॉर्न लॉ जब आया तो फूड ग्रेन्स तो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स में डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने से प्राइसेस क्या हो गई? और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके, ब्रिटेन ने प्रेशर में आके कॉर्न लॉ को हटा दिया। कॉर्न लॉ को क्या कर दिया? हटा दिया। और जब जैसे ही कॉर्न लॉ हटा, वैसे ही पूरे वर्ल्ड ने, पूरे ब्रिटेन में बहुत मैसिव तरीके से कॉर्न को क्या किया? एक्सपोर्ट किया।
ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये यूरोप है, यहाँ पे फिनलैंड वगैरह, ठीक है, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे छोटा सा आयरलैंड, यूके, यहाँ पे छोटा सा आयरलैंड। जब देखा कि भैया यहाँ पे कॉर्न की डिमांड, पूरा वर्ल्ड क्या देख रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में कॉर्न की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कॉर्न के बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो सारा वर्ल्ड कहाँ मूव कर गया, यहाँ पे अपना अपना कॉर्न लेके। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, डिमांड तो उतनी ही थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई, और सप्लाई ज़्यादा होने के कारण प्राइजेस क्या हो गए इस दौरान, प्राइजेस बताओ जल्दी क्या हुआ, ड्रॉप हो गए। तो प्राइसेस गिरने से इनका प्रोडक्ट इनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए, इतने ज़्यादा गिर गए कि बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्या हो चुका था इस दौरान, फूड हो चुका था। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनली ये चीज़ तो चल रही है फूड का, मतलब हमने समझ लिया कि एक गुड्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जा रहा है। सेकंड हम बात करेंगे लेबर्स की। तो याद रखना, जब यूरोपियन नेशन में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडस्ट्रीज की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए बाकी अदर कॉलोनीज में, कॉलोनीज मतलब यूरोपियन नेशन ने जहां पर कब्जा किया है वहां पे कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो इसी दौरान वो जो आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, ये है अमेरिका, यहां पे क्या है यूरोप, यहीं रखते हैं अपन यूरोप को, और यहां पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अफ्रीका। तो आप लोगों ने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, ये इसी कारण से तो हुआ, इंडस्ट्रियल डिमांड को पूरा करने के लिए। अब जैसे कॉटन चाहिए इंडस्ट्री को, जैसे शुगर चाहिए इंडस्ट्री को, रॉ मटेरियल, शुगर केन चाहिए रॉ मटेरियल ग्रुप, ऐसी कुछ चीजें चाहिए। इस चीज को पूरा करने के लिए मर्चेंट जो थे अफ्रीका गए, अफ्रीका में से लेबर खरीदे, नीग्रोस, वो कहाँ ले गए, अमेरिका। यहाँ पे उनसे कराया गया प्लांटेशन, और जो गुड्स निकले वो वापस कहाँ पहुँचा दिया गया, इंडस्ट्रीज में पहुँचा दिया गया। तो यही कहलाए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। और इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसका होगा, यस यू आर राइट, किसका होगा, लेबर्स का होगा सबसे ज़्यादा मूवमेंट। ठीक है, अब लेबर भी मूव कर गए, गुड भी मूव कर गए, और इसके बदले में क्या मूव करेगा, पैसा बहुत ज़्यादा मूव करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन अमेरिका, अफ्रीका या यूरोपियन नेशन, बाकी अदर कॉलोनीज में भी, चाहे वो कोई भी अदर कॉलोनी हो। जैसे इंडिया की ही बात करते हैं, इंडिया में भी आप लोगों ने इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, कभी सोचा वो इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ क्यों था? रीज़न तो यही है ना कि ज़बरदस्ती आप लोगों से ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उगवाओगे, जैसे कॉटन हो गया या इंडिगो हो गया या ओपियम हो गया, तो इससे क्या होगा, रेवोल्यूशन ही तो होगा, आप जबरदस्ती करवा रहे हो लोगों से। तो यही देखने को मिला इंडिया में, जितना भी जैसे वेस्ट पंजाब वाला एरिया जो था, वेस्ट पंजाब, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इंडिया, ठीक है, ये हमारा पहले का इंडिया, ठीक है, फिर यहाँ से ये गुजरात वगैरह, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला, इसमें इन लोगों ने बहुत सारे क्या बनाए, कैनाल्स बनाए। किसने, ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश ने यहां पर क्या बनाए, कैनल्स बनाए। कैनल्स काई के लिए, देखो एरिड रीजन है, राजस्थान वगैरह, गुजरात वगैरह, वेस्ट वाला एरिया जो पंजाब में आने लगा है आजकल, वो सब क्या एरिड रीजन है, पानी की क्या है, कमी है। लेकिन वहां पे अगर इरिगेशन प्रोवाइड करा दोगे तो क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हाँ हो जाएगा। तो ऐसी कुछ जगह पे क्या बनाना चालू कर दिया इन लोगों ने, कैनल्स। तो कैनल्स की बहुत ज़्यादा चैनल्स बना दी ताकि लोगों को एक प्रकार से पानी मिल सके और यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को हम बढ़ावा दे सके, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होना चालू हो गया। और ऐसी ही जगह को क्या बोला गया, कैनल कॉलोनीज। क्या बोला गया, कैनल कॉलोनीज। क्लियर हुई ये बात? देखो अल्टीमेटली सिर्फ एक ही व्यक्ति का पेट भरना है, और वो व्यक्ति कौन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसका बस पेट भरना, उसके लिए ही ये सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के अंदर एक वो थ्योरी घुसी हुई थी ना, जो हमने आपके पिछले लेक्चर में बताई थी, मर्केंटिलिज्म।
मर्चेंटिलिज्म होगा ये, कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उनको लूटो, और वही तो कर रही है लोग। आप खुद सोचिए। इसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आया, लोग कहते हैं कि ब्रिटेन ने या अंग्रेज़ों ने इतनी अच्छी रेलवे इस्टेब्लिश की, इतना ज़्यादा काम किया, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इस्टेब्लिश की, इतने बेहतरीन पुल्स इस्टेब्लिश किए। तो इसके रीज़न को समझो आप, क्यों किया? क्योंकि मर्केंटिलिज्म क्या कहता है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो उन्हें लूटना पड़ेगा। और लूटने में आप खुद सोचिए, आप बैलगाड़ी से 10 किलो सोना ले जाना पसंद करेंगे या 1 टन सोना ले जाना पसंद करेंगे कि रेलवे से, और किससे जल्दी पहुंचेगा? तो आंसर बिल्कुल साफ है, रेलवे से जल्दी पहुंचेगा ना। तो किससे जल्दी लूट पाओगे आप? रेलवे से। इनकी स्ट्रेटेजी को समझिए आप। ये लोग बहुत बहुत माइंडेड लोग थे, ठीक है। इस थ्योरी ने जिस तरीके से इंडिया को लूटा, इंडिया वाकई में सोने की चिड़िया कहलाता था। जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था ना कि सोने की चिड़िया कौन है, इंडिया, एंगस मैडिसन ने प्रूव भी किया था कि 17वीं सेंचुरी के टाइम सोने की चिड़िया था इंडिया। और लूटा किसने? सिर्फ इसी व्यक्ति ने लूटा है पूरी तरीके से इंडिया को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज पर। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आएंगी? देखो, जब भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तब तब वहां पे सोशल चेंज होगा, पॉलिटिकल चेंज होगा और इकोनॉमिक चेंज होगा। ये 3 चीजें बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे आई, क्या सोशल चेंज हुआ? सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया अच्छे से, ठीक है। पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन्फ्लुएंस, जैसे आज मीडिया है, क्या टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल हाँ। क्या उससे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल हाँ। इकोनॉमी क्या इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल हाँ। ये तीनों चीज़ बहुत मैसिव लेवल पे टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रेफ्रिजरेटेड शिप के बारे में। क्या था ये रेफ्रिजरेटेड शिप? चलो ये बना के ही रखते हुए अभी, रुको रब कर देते हैं। पहले क्या होता था, यूरोपियंस थे, ठीक है। तो यूरोपियंस मीट वगैरह कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि वहाँ पे वही आसानी से अवेलेबल रहता था। तो पहले के टाइम पे यूरोपियंस की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल लाइफ एनिमल्स को शिप में रख लिया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ताकि उनकी डिमांड को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कुछ जगह से। कहाँ से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जगह से, ठीक है, लाइव एनिमल्स को ले जाया जाता था। कहाँ पे? यूरोपियन मार्केट में सेल करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब उनको अपलोड किया जाता है, 1-2 महीने का सफ़र रहता था, बहुत सारे एनिमल्स वेट लूज हो जाता था, ठीक है, और डिसीजेस के कारण मर जाते थे। सपोज करो 100 भेजे हैं, 80 पहुंचे, और डिमांड कितनी है? 200 की है। तो प्राइजेस क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर ऐसा कुछ है तो प्राइजेस हाई होगा ना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। टेक्नोलॉजी क्या इंप्रूव हुई? यहां पे आया रेफ्रिजरेटेड शिप। रेफ्रिजरेटेड शिप मतलब ये लोग ना बहुत आगे मूव कर गए। रेफ्रिजरेटेड शिप में क्या करते थे, यहीं पे एनिमल्स को स्लॉटर किया, काम की चीज उन्होंने फ्रिज में रखी, मूव कर दी। अब डिमांड है कितने की? 200 की, पहुंच रहा है 400। तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? अचानक से ड्रॉप हो जाएंगे। और प्राइसेस ड्रॉप हुई तो पुअर से पुअर व्यक्ति भी क्या एक अच्छा फूड को गेन या अच्छे फूड को पा रहा है? न्यूट्रिशन फूड उसको मिल रहा है? बिल्कुल हाँ। और इसके कारण सोशल हार्मनी आना चालू हो गई। लोग अपना आउटपुट ज्यादा से ज्यादा देने लगे, और जब आउटपुट देंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी कि नहीं होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। और साथ ही साथ यहां पर इंपीरियल जो एम था वो भी बूस्टअप होना चालू हो गया, जैसे कि दूसरी जगह पे कब्जा करना, जैसे कि सोल्जर्स तैयार करना, ऐसे कुछ एम बूस्टअप होना चालू हो गए। मतलब समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यार देखो, एक पुअर व्यक्ति जब भूखा रहेगा तभी तो विरोध करेगा। अब जब उसका पेट भर गया, वो हेल्दी है, हर एक चीज़ को अगर वो टाइम पे खा रहा है तो वर्क भी तो अच्छा करेगा। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। और यहीं से लेट 19वीं सेंचुरी में जब इंपीरियल एम प्रमोट होना चालू हुआ तो फ्रीडम लोगों के लॉस होना चालू हो गए, लाइवलीहुड कम होना चालू हो गए, और इंपीरियल जो स्टेट है या यूं कहो ब्रिटेन है, इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली।
इसके कारण लोगों ने काफ़ी जगह पे कॉलोनीज भी स्टैब्लिश की। जैसे, आई होप डायग्राम अच्छा बन जाए, छोटी जगह पड़ गई, ठीक है। ये क्या है? अफ्रीका। अब बहुत सारे यूरोपियन देश, जैसे अमेरिका भी इस रेस में शामिल हो गया, स्पेन भी इस रेस में शामिल हो गया, बहुत सारे यूरोपियन देश में ऐसी जगह पे कब्जा करना चालू कर दिया, ऑल्दो अमेरिका तो यूरोपियन देश नहीं है, ऐसी जगह पे कब्जा करना चालू कर दिया और बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे यहाँ ये ऐसे ऐसे करके पूरे में कब्जा कर लिया। अब बात आई कि यार ये जो कब्जा है, या तो दो तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो लड़ लें, एक दूसरे को मार दें, या तो समझदार व्यक्ति की तरह बैठ के नेगोशिएट करें और टेरिटरी को डिमार्क्ड कर दें या डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसी कारण से 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई, बर्लिन मीटिंग हुई, जिसमें यह किया गया कि अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को यूरोपियन पावर, यूएसए, बाकी अदर देश ने आपस में मिलकर क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, और उस तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन को एक अलग लेवल पे जाके किया, ठीक है। और क्योंकि और आपस में लड़े नहीं, एक्सप्लॉयटेशन पुअर का होता रहा, और यही बाकी अदर जगह देखने को मिला। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन रिंडरपेस्ट के बारे में करेंगे। सो यहाँ तक रहेगा आपका क्वेश्चन, आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।